आपको मैं बता दूं, हर सप्लाई एंड डिमांड जोन काम नहीं करता। आपके साथ क्या होता है, आपने कहीं पे सप्लाई जोन ड्रॉ किया, फिर प्राइस उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करता और उसे ब्रेक कर देता है। और कई बार क्या होगा, लेट सपोज आपने डिमांड जोन ड्रॉ किया, प्राइस ने वहां पे बाय करने का सिग्नल भी दिया एंड देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन काम नहीं करते, उसकी दो वजह हो सकती है। या तो आप गलत तरीके से जोन को ड्रॉ करते हो, या फिर आप वीक सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड करते हो। और इस वीडियो में मैं कई ऐसे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी के कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन, हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन, टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, और लास्ट में मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड करने का एक ऐसा तरीका आपसे शेयर करूंगा जो आपके आधे से ज्यादा स्टॉप लॉस को कम कर देगा। तो नोट्स और पेन रेडी रखना। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन? सप्लाई डिमांड इकोनॉमी का पावरफुल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अब सभी लोग चाहते हैं कि वो उसे खरीदे, लेकिन स्टॉक तो लिमिटेड है और काफी सारे लोग उसे बाय करना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई। जब चीजें लिमिटेड हो और उसकी डिमांड या फिर मांग बढ़ जाए, ऐसे समय में उस चीज की प्राइस इंक्रीज होगी, और ये यूनिवर्सल लॉ है। लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन बनाया, उसकी प्राइस रखी 10 रुपए, और लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते, लोगों को बाय करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस पेन की प्राइस थोड़ी कम करेंगे, है ना, ताकि लोग इसे सस्ता समझ के खरीदे। मतलब चीजें अवेलेबल है लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं। ऐसे सिनारियो में उस चीज की प्राइस डिक्रीज होगी। कोई भी चीज जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होगी, इट मीन्स की सप्लाई ज्यादा होगी, लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं, तब ज्यादा सप्लाई होने की वजह से उस चीज की प्राइस डिक्रीज होती है। इसका फॉर्मूला आप लिख लो, प्राइस इक्वल टू डिमांड प्लस सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो प्राइस इंक्रीज होगी, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम तो प्राइस डिक्रीज होगी। सिंपल। और साथ में हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो, नॉर्मली आप और मेरे जैसे लोग, मतलब रिटेलर इन्वेस्टर, ज्यादा सप्लाई डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते। हो जाता है कई बार, लेकिन ज्यादा सप्लाई और डिमांड क्रिएट करते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी से मेरा सीधा मतलब है बिग बैंक्स, FII और DII। जब भी स्मार्ट मनी एंटर होंगे तब हमें अग्रेसिवली बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बिग ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, तब समझ लेना कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है। और जब स्मार्ट मनी शॉर्ट करेंगे या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब अग्रेसिवली रेड कैंडल देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल बने वो एक साइन है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहे हैं या फिर शॉर्ट कर रहे हैं। बाय द वे, न्यूज की वजह से भी कई बार सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट होती है। रीजन चाहे जो भी हो, आपको बस इतना समझना है कि जब भी बड़ी ग्रीन कैंडल बने तब मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई है, और जब बिग रेड कैंडल मिले वहां पे सप्लाई क्रिएट हुई है। दैट्स इट। लोग सिर्फ सप्लाई डिमांड को ड्रॉ करके ट्रेड लेते हैं, लेकिन मैं कैंडल टू कैंडल सप्लाई डिमांड बनाता हूँ, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप के सप्लाई डिमांड होते हैं। पहला, RBR जोन, मतलब मार्केट में एक रैली आएगी, फिर एक बेस बनेगा, फिर से रैली आएगी। जहां पे ये बेस बना वहां पे सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होगी, और जहां पे ये रैली आई है वहां पे डिमांड ज्यादा होगी, और ये बेस ही आगे डिमांड जोन का काम करेगा। दूसरा, RBD जोन, जिसमें एक रैली आएगी, फिर एक बेस बनेगा, फिर एक ड्रॉप आएगा, जिसमें ये रैली में सप्लाई ज्यादा होगी, बेस में सप्लाई डिमांड इक्वल होगी, और ड्रॉप में सप्लाई ज्यादा होगी। ऐसे सिनारियो में ये बेस आगे सप्लाई जोन का काम करेगा। तीसरा है DBD जोन, मतलब पहले एक ड्रॉप मिलेगा, फिर एक बेस बनेगा एंड देन एक दूसरा ड्रॉप बनेगा। ड्रॉप में सप्लाई ज्यादा होगी और बेस में सप्लाई डिमांड इक्वल होगी। इसमें ये बेस आगे सप्लाई जोन का काम करेगा। लास्ट टाइप है DBR जोन, इसमें एक ड्रॉप रहेगा,
फिर एक बेस बनेगा एंड देन एक रैली आएगी। ड्रॉप में सप्लाई ज्यादा होगी, बेस में सप्लाई डिमांड इक्वल होगी और रैली में डिमांड ज्यादा होगी। ये बेस आगे डिमांड जोन का काम करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सप्लाई डिमांड जोन को ड्रॉ कैसे करना है, और यहीं पे काफी सारे लोग गलतियां करेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। मैं आपको सप्लाई डिमांड ड्रॉ करने के 3 तरीके बताऊंगा और कुछ मिस्टेक्स। डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए 3 बड़ी ग्रीन कैंडल, इसको हम मोमेंटम कैंडल भी बोलते हैं। अब हमें मोमेंटम कैंडल की अपोजिट कैंडल फाइंड करनी है, मतलब जहां से मोमेंटम आना शुरू हुआ उसकी अगली रेड कैंडल, जो कि यहाँ पे है। हम इसके हाई और लो को कनेक्ट करके एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जब प्राइस यहाँ पे आएगा और इस जोन पे कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिलेगा, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस डिमांड जोन तक आया, बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल भी बनी, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे। नेक्स्ट ये डिमांड जोन ने काम किया। ऐसे ही सप्लाई जोन में होगा। हमें 3 अग्रेसिव रेड कैंडल चाहिए और जहां से ये अग्रेसिव मूवमेंट आना शुरू हुआ हो उसकी अगली अपोजिट कैंडल या फिर अग्रेसिव मूवमेंट की पहली ग्रीन कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके हम एक जोन ड्रॉ करेंगे, जो कि सप्लाई जोन रहेगा। नेक्स्ट जब प्राइस इस सप्लाई जोन के पास आएगा, तब हाई चांस रहेंगे कि यहाँ से फिर से प्राइस नीचे गिरे। नेक्स्ट मार्केट सप्लाई जोन को टैप करता है, जहां हमें एक बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो यहाँ हम सेल में एंट्री करेंगे, एसएल इसके ऊपर। नेक्स्ट ये सप्लाई जोन ने भी काम किया, सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जंग जीत ली, क्योंकि कई बार सप्लाई एंड डिमांड जोन फेल भी होंगे, जिसमें आपका लॉस होगा। इससे कैसे बचना है उसी टॉपिक को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आप गलती क्या करेंगे पता है? लेट सपोज आपने यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल देखी अग्रेसिव, जहाँ पे ये मोमेंटम कैंडल बनी उसकी अपोजिट कैंडल से आपने डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये डिमांड जोन है ही नहीं। इसको आप नॉर्मल सपोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये डिमांड जोन तो बिल्कुल नहीं। इसका लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ देखो, इस कैंडल में प्राइस पहले बड़ी वीक बना के नीचे आया एंड देन ऊपर गया। आप कहेंगे कि इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। अगर आप इसी चार्ट को स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस इस तरह से नीचे आके फिर ऊपर गया, जबकि हमें चाहिए अग्रेसिव मूवमेंट। वन वे मूवमेंट में हम डिमांड जोन क्रिएट करते हैं। तीनों कैंडल में बॉडी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसी वीक बना के प्राइस मूव करे तो हम डिमांड जोन नहीं बना सकते। मुझे पता है शायद आपको ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन में आप इसे इजीली कैच कर लेंगे। दूसरा तरीका सप्लाई डिमांड जोन को ड्रॉ करने का। अगर अग्रेसिव मूवमेंट आने से पहले प्राइस साइडवे रेंज में मूव करे तो वहां पे हम पूरी साइडवे रेंज को एज अ डिमांड सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ अग्रेसिव मूवमेंट क्रिएट हुआ था, उससे पहले प्राइस ने थोड़ा सा साइडवे रेंज में मूव किया, सो हम ये पूरी साइडवे रेंज को ही एज अ डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन प्राइस ने इस डिमांड जोन को टैप किया और अपर साइड मूव दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ भी अग्रेसिव मूवमेंट आने से पहले प्राइस साइडवे हुआ था, सो ये रेंज को हम एज द सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे। आखिरी तरीका सप्लाई डिमांड जोन को ड्रॉ करने का। अगर प्राइस इस तरह से बिग लोअर वीक बनाने लगे तो उसे भी हम एक डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। यहाँ हम ये सारी वीक को कनेक्ट करके एक जोन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस जोन को टैप किया और डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया, सो यहाँ हम बाय कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे अग्रेसिव मूवमेंट तो नहीं है, फिर भी हमने डिमांड जोन बनाया क्योंकि कैंडल की ये सब लोअर वीक ही सेलर्स की कमजोरी और बायर्स की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, जिस वजह से हमने यहाँ पे डिमांड जोन बनाया। इसका उल्टा सप्लाई जोन में होगा। यहाँ सभी कैंडल की अपर वीक बड़ी है, तो हम ये सब वीक को मिला के एक सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे। तो ये था तीसरा तरीका सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करने का।
अब जो मैंने आपको बताया कि सभी सप्लाई एंड डिमांड जोन काम नहीं करेंगे, इसमें से कुछ जोन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कुछ जोन वीक होते हैं। अगर आप वीक जोन में ट्रेड करेंगे तो वहां आपके एसएल हिट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। चलिए समझते हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक सप्लाई एंड डिमांड जोन को। ये जो सप्लाई एंड डिमांड होती है ना, उसमें हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पे डिमांड जोन बनाया, मतलब इस अग्रेसिव कैंडल में स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर से प्राइस अगर इस जोन पे आएगा तो या तो स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना एसएल प्रोटेक्ट करेंगे या फिर से अपना बचा हुआ ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। यही लॉजिक है। तो जब ऐसा डिमांड जोन होता है जहाँ प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गया और फिर से इस जोन के पास आ गया, तो ऐसे ही जोन स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन डिमांड क्रिएट होने के बाद प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर ही चला गया, उसके बाद प्राइस इस जोन पे आता है, तो ये डिमांड जोन वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपने डिमांड जोन बनाया और फिर प्राइस इस जोन के पास आया। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, अब फिर से स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और हम स्मार्ट मनी के साथ साथ चलेंगे, तो ये गलत है। प्राइस आधी दुनिया का डिस्टेंस कवर करके हमारे जोन पे आएगा तो वहां पे स्मार्ट मनी फिर से ऑर्डर नहीं लगाते। स्मार्ट मनी भी तो बेचारे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये जोन काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ कि ये जोन वीक है। क्यों? इसका रीजन भी मैंने बता दिया। अगर यही कहीं से प्राइस रिवर्स होके इस जोन पे आता तब ये जोन स्ट्रॉन्ग कहलाता। सेम सप्लाई जोन में होगा, अगर प्राइस नजीक से ही रिवर्स होके सप्लाई जोन तक आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे क्रैश हो जाए एंड देन उस सप्लाई जोन तक प्राइस आएगा तो वो वीक सप्लाई जोन रहेगा। दूसरा तरीका, आप बताइए, ये तीनों ही सप्लाई जोन है, इसमें से स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है? डेफिनेटली लास्ट वाला सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तेजी से प्राइस नीचे गिरा और ये दो में प्राइस नीचे तो आया लेकिन 20-20 में ग्रीन कैंडल बना के नीचे आया। नेक्स्ट, यहाँ आपके पास 3 डिमांड जोन है, इसमें से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा है? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे अग्रेसिव मूवमेंट के बाद प्राइस ऊपर गया और यहाँ 20-20 में रेड कैंडल बना के प्राइस ऊपर गया। अब आपने सप्लाई डिमांड के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब मैं आपको कैंडल टू कैंडल सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझाता हूँ और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका यूज करके आपके कई सारे स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अप ट्रेंड था, नेक्स्ट प्राइस ने एक पुल बैक लिया। अब आपको कैंडल की साइज को मेजर करना है। यहाँ से यहाँ तक जाने में प्राइस को कितना टाइम लगा? सिर्फ 3 कैंडल। और यहाँ से यहाँ नीचे आने में टोटल 7 कैंडल का टाइम लगा। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे ज्यादा सप्लाई होती तब तो प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। तो अगर हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट पे बुलिश कैंडल मिलेगा तो हम यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और नीचे भी ऐसा हुआ था, प्राइस को ऊपर जाने में सिर्फ 3 कैंडल का टाइम लगा, लेकिन नीचे आने में यहाँ पे भी 7 कैंडल लग गई। मतलब यहाँ पे हम कैंडल की साइज को मेजर करके बोल सकते हैं कि इस लोकेशन पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। यहाँ भी आप बाय कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, नेक्स्ट प्राइस ऊपर गया, लेकिन कैसे? बहुत ही ज्यादा कैंडल बनने के बाद, जबकि प्राइस को यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में एक ही कैंडल का टाइम लगा और ऊपर जाने में टोटल 4 कैंडल। तो यहाँ अगर मुझे कोई बेयरिश सिग्नल मिलेगा तो मैं सेल करूंगा। नेक्स्ट ऐसा हुआ भी, सो यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं और आगे हमारा प्रॉफिट टारगेट भी अचीव हो गया। नेक्स्ट प्राइस ऊपर गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक आने में प्राइस को टोटल 17 कैंडल लगा और ऊपर जाने में सिर्फ 5 कैंडल। मतलब अभी डिमांड क्रिएट हो रही है और ये ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर भी हुआ। जरूरी नहीं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स ही हो जाए, ट्रेंड थोड़ा कमजोर हुआ, बस इतना ही। नेक्स्ट प्राइस नीचे जाके फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया और यहाँ पे एक बेयरिश सिग्नल मिला। अभी क्या हो रहा है? प्राइस को नीचे आने में ज्यादा टाइम लग रहा है और ऊपर जाने में
कुछ ही कैंडल में प्राइस अपर साइड का मूव दे देता है, इट मीन्स कि अभी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से मैं ये ट्रेंड लाइन पे बेरिश सिग्नल मिलने के बाद भी सेल नहीं करूंगा। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर चला गया। अगर आपने इस ट्रेंड लाइन पे सेल किया होता तो आपका एसएल हिट हो जाता। मैंने बोला था ना, आपके स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिली होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।